हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग भाई? काफी टाइम हो गया। आज मैं लेके आया हूं डेवलपमेंट, जो हमने चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू किया था, इसका लेक्चर नंबर 2। और आज हम इस छोटे से चैप्टर को जो है कंप्लीट भी करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आपको 20 से 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट ही होंगे, ज्यादा टाइम नहीं होगा। और उससे पहले चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम। उसके बाद जो है इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और काफी सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हमने जाना इस चैप्टर में। तो जहां हमने लास्ट क्लास को फिनिश किया था वहां से आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट का सिंपल सा अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो उसको विकास बोलते हैं। और विकास का कुछ नहीं मतलब होता, बस जब आप पहले से थोड़ा सा बेटर हो जाते हो, बेहतर हो जाते हो, तो उसे हम विकास बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट किस टर्म में यूज किया जा रहा है, किस पर्सपेक्टिव में यूज किया जा रहा है, तो किसी एक कंट्री के ग्रोथ की बात हो रही है कि आप जब किसी कंट्री के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जान ली थी। फिर हमने क्या जाना था? फिर हमने जाना था किसी कंट्री का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो अलग अलग होता है ना? चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अनाउंसमेंट है, आरंभ जो है शुरू हो गया है। आपको पता होगा अनअकैडमी का, जिसमें जितने भी कोर्सेज है वो 50% ऑफ पे हैं। मतलब आपको जो है कुछ नहीं करना, बस AP05 कूपन कोड यूज करना है। जो भी आपको प्राइस होंगे उसका जो प्राइस होगा वो 50% कम हो जाएगा। ठीक है ना? कूपन कोड कौन सा याद रखना? AP05। ठीक है ना? तो भाई रिक्वेस्ट, अगर आपको सीरियसली क्लास 10th में एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि अलग अलग लोग हैं और उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो डेवलपमेंटल गोल होगा वो अलग होगा, मेरा जो है अलग होगा, किसी तीसरे इंसान का जो होगा वो अलग होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे कंट्री की ग्रोथ की, तो एक हम कलेक्टिवली यहां पर कुछ चीजें देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कुछ जो कॉमन चीजें होती हैं जो सबको ही चाहिए, वो किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम। भाई पैसा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, और ये बात इस चैप्टर में भी बताई गई है इनडायरेक्टली, कि जब आप डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हो, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के बारे में बात करते हो, तो नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे इनकम आती है। आप कमा कितना रहे हो, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो कहीं ना कहीं आप हमारी जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये पिछली ही क्लास में मैंने बताया था। लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता, है ना? डेवलपमेंट्स के अलावा भी दूसरे सारे गोल्स होते हैं, मतलब और भी कई सारे गोल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था भाई, हेल्थ, है ना, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी जो चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ, इस देश में और भी कई सारी जो चीजें हैं वो अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन भी था, मैंने बताया था आपको कनेक्शन है, क्योंकि जब आपकी इनकम अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़े लिखे भी होगे। यार एक बात बताओ, आपके पास अच्छा पैसा है तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे, है ना? आपके पास पैसा है तो आपका इंश्योरेंस भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा आपका। तो इन केस अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज भी आपको अच्छी मिलेंगी। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे? भाई पैसे से है। क्लियर हुआ ना? तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई है। ये सारी जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया। इन केस अपने वो वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो वाला लेक्चर भी देखिएगा, तो और अच्छे से जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा मैं आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, मैं एक्चुअली रिवीजन करवा रहा हूं, और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर मेरा देखा है उन्हें पता होगा। ठीक है ना? अभी हम आराम आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी, अगर याद करो तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि भाई डेवलपमेंट को लेके जो नोशंस होते हैं ना लोगों के, वो डिफरेंट होते हैं, और मे बी वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। मतलब जो एक चीज आपके लिए मे बी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल गोल है आपका, वो मे बी मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो शायद। मैंने वो आपको एग्जाम्पल दिया था, याद करो, रोड वाला, कि लोग जो है वो हिल को क्रॉस करके जाया करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रोड बनवा दी तो उनका वो डेवलपमेंटल गोल पूरा हो गया। बट ऑन द अदर हैंड वहां पे जो किसान थे, वहां पे जो फार्मर्स थे, उनकी जमीनें तो चली गई ना, उनके लैंड चले गए, उनके लैंड एक्विजिशन हो गया, तो वो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं था, वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव था। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, जो डिफरेंट गोल्स हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है? तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन हमारा चैप्टर है ना, मतलब जो मेन आगे के जो आज का जो लेक्चर है वो यहां से शुरू होगा। बाकी अब तक जो हमने पढ़ा वो रिवीजन था, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज यार लेक्चर नंबर 1 देख लेना है ना? चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब देखो होता क्या है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमें ना कंपेयर करने की आदत होती है। हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, हम मतलब कंपेयर ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो हम करते क्या है, बेसिकली हम अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करते हैं कि भाई कौन कितना आगे है।
डेवलपमेंट में, कहां पर विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो यहां पर हम किस तरीके से अलग अलग नेशंस की, अलग अलग स्टेट्स की ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, तो यहां पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे जरूरी अभी यहां पे दो फैक्टर आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे, एक तो नेशनल इनकम है ना, जो एक टोटल इनकम जो होती है, और एक होती है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अब इन दोनों में से हम किसको लेते हैं वो हम यहां पे बात करेंगे, कि हम टोटल इनकम को लेंगे या फिर नेशनल इनकम को लेंगे या पर कैपिटा इनकम को लेंगे किसी भी कंट्री की ग्रोथ को देखने के लिए। एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, रटने पे ध्यान मत देना। अगर कोई भी डाउट हो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना, तो मैं उसका आंसर करने की, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ ना आपको? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर तो हो रही है ना चीजें यार। एक बारी अगर चैप्टर समझ में आ जाए ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। थोड़े से अपने रिव्यूज दे दिया करो, थोड़ा सा मैं भी इंप्रूव करूंगा अपने आप को, है ना। अगर कुछ करना होगा तो मैं भी थोड़ा सा करके देखूंगा कि यार बच्चों को ना एट द एंड समझ में आना चाहिए। आप किसी से भी पढ़ो, XYZ आपका जो मेन गोल होना चाहिए कि आपको समझ में आए, कोई भी टीचर हो, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई भाषणबाजी करते हुए, ठीक है ना। सर कहेंगे सर तो पढ़ाई करवाते नहीं है, भाषण देते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर आर अंडर डेवलप्ड। अब यहाँ पे ना कंट्रीज भी तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है डेवलप्ड यानी कि जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, लाइक USA, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना। वेस्ट के ज्यादातर आप नेशन देखोगे वो डेवलप्ड है। और अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में कुछ कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं। सिंगापुर की हम बात कर लेते हैं, जापान की हम बात कर लेते हैं, अदर साइड, है ना। हम चाइना की बात कर लेते हैं, तब तो चाइना भी डेवलप्ड में आता है यार, है ना। वो मतलब डेवलप्ड होने ही वाला है। और हम जो है अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में आते हैं। और सबसे तीसरे पोजीशन पे कौन आता है? तो अंडर डेवलप्ड, मतलब जो कंट्रीज बहुत ज्यादा ही विकसित नहीं हो पाए हैं, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है इनकम को लेके, हेल्थ को लेके, लिटरेसी रेट को लेके, ये सारे इश्यूज आते हैं। अब यहां पर वही बात आ जाती है कि आप किस किस पैरामीटर पर चेक करते हो कि कोई भी नेशन जो है या कोई भी स्टेट जो है वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है ना। तो इसमें बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि ये जो हम कंपेयर करते हैं ना, ये किस बेसिस पे करते हैं। तो यहां पे बोला गया, यहां पे दो बताया गया, एक तो डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड। एक और होता है डेवलपिंग। हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग है, अभी हम डेवलपिंग से ऊपर उठ चुके हैं और डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और 2047 तक ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे एक प्रेडिक्शन है कि वी विल बी डेवलप्ड बाय 2047, 2047 तक हम शायद डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, कौन से एस्पेक्ट्स जो होते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसको कंपेयर करके हम बताते हैं कि हाँ ये जो देश है ना ये डेवलप्ड है, ये जो देश है ना पर्टिकुलर ये डेवलपिंग है, ये जो पर्टिकुलर देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करो भैया, पैसा है तो बड़ी 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 बातें है ना। तो पैसा जो है यहां पे नंबर 1 पे आएगा, यानी कि आपकी जो इनकम है वो नंबर 1 पे आएगी। मैंने क्या बोला, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबर 1 पोजीशन पे क्या रखते हैं, पैसे को रखते हैं। उसके बाद जो अदर पैरामीटर्स हैं वो हम लेते हैं। क्लियर हुआ ना। चलो तो यहां पे देख लेते हैं, देखो फटाफट से देखते हैं, लाइन बाय लाइन करके पढ़ना है। सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट। तो वही तो बोला है मैंने यार, वही तो बोला है कि ठीक है आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो यार, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आपका किसी की तरक्की देखनी है, चाहे वो देश की हो चाहे वो इंसान की हो, तो आपका पैसा ही देखा जाता है। आपके जेब में पैसा है तो ही लोग आपको पूछते हैं, तो ही लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मैं देश की बात करूं तो उस पर भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। और आपकी मैं इंडिविजुअली बात करूं तो होता है, देखा होगा ना, जिस पे पैसा ज्यादा होता है फैमिली में, तो रिश्तेदार भी उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, फैमिली वाले भी उसको ही ज्यादा थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? पैसा क्या है भाई, पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाता है। सब कुछ तो नहीं होता लेकिन आपकी लाइफ को आसान बनाता है। तो यहां पे भी यही बोला गया है कि हम जब कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, है ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो कौन सा है कि हम जो है कंट्रीज को आपस में कंपेयर करने के लिए इनकम का यूज करते हैं, है ना। सिंपल है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अब यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे तो थोड़ा सा एक चीज पूछी गई है कि हम, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम जब कंट्री को कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सी चीज लेते हैं हम, इनकम, टोटल इनकम लेते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम लेते हैं। अभी इन दोनों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यार टोटल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है द इनकम ऑफ द कंट्रीज इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, सो दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो टोटल सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे टोटल इनकम होती है। ये टोटल इनकम क्या है कि भाई हमारे देश में जो हमारे देश के क्या है, हमारे देश के जो रेजिडेंट यानी कि देश के जो नागरिक हैं, जो रह रहे हैं,
वो पैसे तो कमाते होंगे भाई, आपके पेरेंट्स वो भी पैसे कमाते होंगे, सब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूं। अब मेरी भी कोई टोटल इनकम होगी, सालाना कितना कमाता हूं मैं, आपके पेरेंट्स की भी टोटल इनकम होगी, वो सालाना कितना कमाते हैं, पर एनम जो उनकी इनकम है वो कितनी है। तो इन सब की जो इनकम है, तो ऐसा पूरे इंडिया में करीबन जो है 140 करोड़ लोग हैं। अब इनमें से करीबन जो है 70 से 80 करोड़ तो कमाते होंगे, बाकी कुछ बच्चे होंगे अनएम्प्लॉयड होंगे जो कमा नहीं रहे होंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग जो लोग हैं कमा रहे होंगे, तो उनकी जो टोटल इनकम है वो हम लेते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल इनकम बोल देते हैं, है ना। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम। अच्छा, अब यहां पे देखो, अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ना ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, so why is the total income of the country is not used to make comparison between them। अब यहां पे पूछा गया है कि देखो, हम टोटल इनकम जो होती है ना कंट्री को, उसको हम कंपैरिजन के लिए नहीं रखते, क्योंकि अगर हम उसको कंपैरिजन के लिए रखेंगे वो एक गलत पैरामीटर होगा। मतलब यहां पे कहने का ये है कि हम टोटल इनकम को जब हम देखते हैं ना कि कोई भी देश जो है वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो उसमें ना हम टोटल इनकम को नहीं लेते, ये उसका पार्ट हो जाता है। मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस देश की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है तो ये डेवलप्ड है। अब इसका कारण क्या है, तो फिर आप कहोगे सर फिर हम क्या लेते हैं, तो भाई हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, इसको हम बोलते हैं औसत आय बोलते हैं हिंदी में इसको हम, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में भी पढ़ाता हूं तो इसको हम औसत आय बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं पर कैपिटा इनकम की, टोटल इनकम की, एवरेज इनकम की, तो हम पर कैपिटा इनकम ही क्यों लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना। लॉजिक क्या लगाओगे, देखो मान के चलिएगा ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है, कंट्री ए कंट्री बी है। अब यहां पे देखना थोड़ा सा, कंट्री ए की जो पॉपुलेशन है वो है 10 की, है ना, 10 की पॉपुलेशन है। टोटल लोग कितने, टोटल पीपल जो है वो 10 है, ठीक है। और यहां पे इन 10 की जो इनकम है, इनकम जो है वो कितनी है, इन 10 की जो लोगों की इनकम जो है वो कितनी है, इन 10 की जो इनकम है वो है 50,000 रुपए, मान के चलो 50K, है ना। अब कंट्री बी है, कंट्री बी है, ठीक है, कंट्री बी ऑब्वियसली बात है, कंट्री बी है। अब इसकी जो टोटल जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है इसकी टोटल पॉपुलेशन 100 है इसकी टोटल पॉपुलेशन, है ना। और इसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, टोटल प्रॉपर इनकम की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर इनकम की मैं बात कर रहा हूं, इसकी प्रॉपर इनकम जो है वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब यहां पे देखो यार, अब जैसे आप ये वाला हिस्सा देख लो, अब लोग कितने हैं, पॉपुलेशन को ना अभी मत देखो, आप पॉपुलेशन को अभी भूल जाओ, ये क्या है, ये टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम है ना। अब टोटल इनकम आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है कंट्री बी की जो है टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, कंट्री बी की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए। आप कहोगे सर कंट्री बी जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन यही तो तुम यहां पे थोड़ी गलती कर रहे हो ना। अब सोच के देखो ना, यहां पे लोग कितने हैं, यहां पे लोग तो 100 है ना, यहां पे लोग कितने, 10 हैं। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल दूं तो इंडिया की जो टोटल इनकम है वो स्विट्जरलैंड से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, सॉरी कितनी कम है पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड की, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो उस बहुत कम पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी पर कैपिटा, पर इंसान जो इनकम पड़ रही है ना बहुत ज्यादा पड़ रही है बेटा। सोच के देखो जरा, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो वहां पर मुश्किल से लाख में या करोड़ में होगी, 1 या 1.5 करोड़ होगी, उससे भी कम होगी शायद। तो वहां पर ऑब्वियसली बात है जो टोटल इनकम आएगी वो कम आएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ द लेस पॉपुलेशन। लेकिन यहां पे हम क्या देखेंगे भाई, अरे भाई टोटल इनकम जो है उसमें तो अदानी भी आ गए, अंबानी भी आ गए, तो भाई 98% वेल्थ तो हमारे यहां पे जो 1 या 2% बिलियनियर है उनके पास है। तो भाई टोटल इनकम एक सही पैरामीटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल इनकम में क्या आता है, बेसिकली टोटल इनकम है जो पूरे देश के जो जितने भी रेजिडेंट है इनकी टोटल इनकम आ जाती है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी उसकी जो टोटल इनकम है वो ज्यादा आएगी। तो इट्स नॉट अ ट्रू पैरामीटर। ट्रू पैरामीटर क्या हुआ, ट्रू पैरामीटर होगा अगर आप पर व्यक्ति, मतलब पर व्यक्ति कौन कितना कमा रहा है ये देखोगे, यानी कि एवरेज इनकम निकालोगे। तो यहां पर अगर आप एवरेज इनकम निकालोगे, टोटल इनकम कितनी है 50,000, ठीक है ना। तो यानी कि 10 लोग रह रहे हैं, तो इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपए, है ना, 5,000 रुपए आएगी। लेकिन सोच के देखो यहां पर 100 लोग हैं और 1 लाख है इनकी टोटल इनकम। आप कहोगे सर 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये डेवलप्ड होगा, नहीं। अगर 100 से आप डिवाइड करोगे, पॉपुलेशन भी तो 100 की है ना, इनसे 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, इंटू 10 तो ये 100 निकलेगी। तो अगर 100 से आप डिवाइड करोगे, यानी कि पूरा एक मैं क्या निकाल रहा हूं, बेसिकली मैं यहां पे पर कैपिटा इनकम ही निकाल रहा हूं, है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो यहां पे मेन फैक्टर क्या आता है, पॉपुलेशन का आता है, पॉपुलेशन का मेन फैक्टर आता है। इसलिए हम इसलिए हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो पर कैपिटा बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो आप 1 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए। तो यहां पर जो पर कैपिटा इनकम है तो यहां पे 1,000 रुपए आ रही है सिर्फ, और यहां पे कितनी आ रही है,
5,000 रुपए, यानी कि जो कंट्री बी है ना उसकी और कंट्री ए की जो पर कैपिटा इनकम है ना, तो डिफरेंस कितने हजार का है? 4,000 का है। मतलब 5 टाइम्स ज्यादा पर कैपिटा इनकम है किसकी? कंट्री ए की। लेकिन कहने को तो टोटल इनकम तो बहुत कम है, इससे आधी थी। तो यहां पे मेन फैक्टर क्या आ गया? पर कैपिटा इनकम का, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन तो एक ही बहुत कम है ना, 10 गुना कम है। तो यहां पर इसलिए हम क्या लेते हैं? पर कैपिटा इनकम लेते हैं। आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। सिंपल सी बात है, अगर लास्ट बार बता रहा हूं मैं यार, पॉपुलेशन जिस कंट्री की ज्यादा होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहां पे जो टोटल इनकम होगी ज्यादा होगी, कमाने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन पर व्यक्ति, पर पर्सन कितना पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये सही फिगर कौन दिखाता है? पर कैपिटा इनकम ही दिखाती है। हम एवरेज इनकम बोलते हैं, हम एवरेज आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई हर इंसान इतना तो कमा ही रहा है इस देश में, ठीक है ना। तो इंडिया की टोटल इनकम बहुत ज्यादा है, वैसे देखा जाए बहुत ज्यादा है टोटल इनकम इंडिया की, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत कम है। मतलब लाइक हम टॉप 100 में भी नहीं आते शायद, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी जो चीजें आपको बताई गई हैं, देखो फटाफट से, ये देखो क्लियर हो गई ना। चलिए ये बहुत सही चीज है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, एग्जैक्टली है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो कंट्री ए है, कंट्री बी है। तो यहाँ पे जो मंथली इनकम है सिटीजन्स की वो ली गई है, इतना इतना इतना। और यहाँ पे आप देखोगे इसका एवरेज आउट निकाल लेना, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है आपको, है ना, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे आएगा सर एक बात बताओ कि आपने तो बता दिया कि हाँ यहाँ पे हम अब हर चीज क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम ना चीजों को समराइज कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि हाँ हमें अगर किसी कंट्री को कंपेयर करना है, स्टेट्स को भी कंपेयर करना है, तो हम क्या लेते हैं? दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो टोटल इनकम होती है और एक एवरेज इनकम होती है। ऑफ कोर्स बिना टोटल इनकम के हम एवरेज इनकम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कौन सा पैरामीटर लेते हैं? हम एवरेज इनकम ही लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम एवरेज इनकम लेते हैं, है ना। एक चीज क्लियर होगी। अब आप ये बताओ, अब सर ये बताओ आप कि ये निकालता कौन है? मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो जो ये बताती हैं, जो ये लिस्ट पूरी निकालती हैं कि भाई ये जो देश है वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। बेसिकली कंपैरिजन का काम करता कौन है सर? कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे? तो हाँ बिल्कुल, इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है जो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है। और हाँ, वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया की बात करूं ना बेटा, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही चीज लेता है, पैसा। हमें कुछ नहीं देखना आपके देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, आपके देश में लिटरेसी रेट क्या है ना, क्वालिटी कितनी है, फ्रीडम कितना है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो है इस बेसिस पे आपके देश को डेवलप्ड बोलेंगे, अंडर डेवलप्ड बोलेंगे, डेवलपिंग बोलेंगे। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। इनकम भी कौन सी? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है ना हर साल अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, और उस रिपोर्ट में बेसिकली ये क्या करता है, ये ना उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, सालाना जो लोग कमा रहे हैं एवरेज, उसके बेसिस पे बता देता है ना। तो देखो, व्हेन इट कम्स टू द इनकम, द वर्ल्ड बैंक डिवाइड्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक इनटू द 4 इनकम ग्रुप: हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लो। तो यार इसने क्या किया? 4 हिस्सों में जो डिवाइड कर लिया। यानी कि एक तो हाई, यानी कि एक ऐसे देश जो कि जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, जैसे यूएस की मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड की मैं बात करूं, कतर वगैरह, जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, इनमें जहां पर पेट्रोल बहुत ज्यादा मिलता है, पेट्रोल और ये जो क्रूड ऑयल जो होता है, इनके देश में आप देखो कि पॉपुलेशन कम है और पर कैपिटा इनकम की बहुत हाई है, बहुत हाई। मतलब इनके देश में हर कोई इंसान आपको अच्छा खासा जो है कमाने वाला मिलेगा, है ना। और फिर अपर मिडिल में ऐसे आते हैं कि भाई जिनकी इनकम जो है मतलब है बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन वो हाई में नहीं आते, तो लोअर मिडिल में आते हैं, है ना। जैसे होता है ना, मिडिल क्लास में भी 2 क्लास होती हैं, एक तो अपर मिडिल, एक लोअर मिडिल। क्लियर हुआ ना? अपर मिडिल, लोअर मिडिल। फिर अमीरों में भी 2-3 क्लास आती हैं, एक वो अमीर होते हैं, फिर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर होते हैं। तो इन्होंने भी 4 हिस्सों में जो है बांट लिया है, ठीक है ना। चलिए, इंडिया कंटिन्यू टू बी अ लोअर मिडिल। अभी हम कहां पर आते हैं? तो अभी हम जो है फर्स्ट, सेकंड, है ना, थर्ड। तो अभी थर्ड पोजीशन पे आते हैं। अब हम क्या आते हैं? थर्ड पोजीशन पे, मतलब जो लोअर पोजीशन जो है ना, उससे हम एक पायदान ऊपर आते हैं। अब ये जो धीरे धीरे बदलेगा, अभी देखोगे 4 से 5 साल के अंदर हम आने लगेंगे सेकंड पे, है ना, और आज से 20-25 साल बाद हम आने लगेंगे फर्स्ट पे। तो वो चीजों को बदलने में टाइम लगता है। और हमारी पता है प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम एक ही, हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सोच के देखो ना, हमारी जो टोटल इनकम है, पॉपुलेशन आधी कर दो, मैं कहता हूं 140 की आधी पॉपुलेशन कर दो, तो हमारी ऑब्वियस सी बात है पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। यहां पे सब पॉपुलेशन का खेल है यार। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसकी एक ही जड़ है, पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है कि हम अपने जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जब ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो इससे क्या होगा भाई? इससे जो होगा, हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप कहीं भी उठा के देख लो, कोई भी मेन जो इशू, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ले लो, क्यों प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन एट द एंड जो मेन इशू आता है ना, पॉपुलेशन का ही आता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब यहां पे थोड़ी सी बात आती है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम तो हमने देख लिया, अदर क्राइटेरिया कौन करता है? अदर क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया ना आपको, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि भाई आपके देश में जितने बच्चे पैदा हो रहे हो,
एक साल के एज से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या दिखाता है बेसिकली, आपकी देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज को शो करता है ना। तो यहां पे वही बात हो रही है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की हम बात करें तो इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक काउंट नहीं करता। वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम के बेसिस पे देता है। अदर क्राइटेरिया की हम बात करें तो हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश की नहीं एक्चुअली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक इंडेक्स निकालता है, इसको हम बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस इंडेक्स के बेसिस पे इनकम के अलावा भी, अदर देन इनकम, देयर आर अदर कैटेगरीज एज वेल। कौन सी कैटेगरीज हैं वो हम उसकी बात करेंगे, और भी अदर चीजें होती है इसके बेसिस पे बताता है। और ये इन सबको कंक्लूड करके एक पूरी रिपोर्ट निकालता है। और एचडीआई की हम बात करें तो हमारी जो रैंकिंग है इंडिया की वो बहुत ज्यादा खराब है, हम टॉप 100 में भी नहीं आते, है ना। तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे लेकिन हाँ धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन हाँ टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, सो व्हेन वी लुक एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट द पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। अब सोच के देखो कि आपकी इनकम बहुत अच्छी है ना, बढ़िया कमा रहे हो, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन ना आपको फ्रीडम है, ना आपको कोई रेस्पेक्ट देता है, ना इक्वालिटी है आपके साथ। तो ऐसे जीवन से फायदा क्या है? इनकम, पैसा, बहुत ज्यादा पैसा को खाओगे क्या जब तक उसको खर्च ही नहीं कर सकते, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, इक्वालिटी नहीं है आपके जहां रह रहे हो आप, है ना। आपको डर रहता है कि भाई कोई ना कोई आपको रात में ठोक के चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये इनसिक्योरिटी हुई, है ना। तो ऐसे पैसे का फायदा क्या है? तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है, यहाँ पे जो हर एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस जो है उसके बेसिस पे यहाँ पर अदर गोल्स भी हैं। So when we think of a nation or region, we may, besides average income, things of other equally important attributes. What could be these attributes? मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं काफी। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं वो, और कैलकुलेट कौन करता है मैंने बता दिया आपको। यूएनडीपी जो है ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, इसको हम एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। और वो जो है ये जो इंडेक्स आता है बेसिकली ये बताता है इनके बारे में। तो सबसे पहली चीज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? शिशु मृत्यु दर बोलते हैं इसको हिंदी में। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे बोला जाता है कि हाँ, अगर आपके देश में 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, मतलब वो 1 साल क्रॉस भी नहीं कर पाए। 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल क्रॉस भी नहीं कर पाए, उससे पहले उनकी डेथ होगी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो क्या होता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी भाई क्या बताता है, अब इसको कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है? जैसे इसके पीछे का लॉजिक आप देखोगे तो उसका पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, भाई आपके जो देश है ना उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है ही नहीं। सोच के देखो, बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे। और ये सबसे ज्यादा बेकार कहां पर है? जैसे आप हरियाणा में जाओगे, उड़ीसा में, बिहार में, ये काफी कम है। लेकिन अब केरला की बात करोगे तो एचडीआई की पूरे ही सारी पैरामीटर्स में केरला जो है, केरला हमारे स्टेट जो है इंडिविजुअली ऐसा स्टेट है जो काफी आगे है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, है ना। वहां पे लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है, वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी, क्योंकि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भाई उसने हेल्थ पे काफी अच्छा खासा खर्च किया है। क्योंकि जो हेल्थ होती है वो स्टेट का एक मैटर होता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है ना। लिटरेसी रेट की हम बात करें, भाई लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, लिटरेसी रेट में क्या आता है कि 7 या 7 साल के ऊपर के जो ग्रुप है ना, जो पॉपुलेशन 7 या 7 साल से ऊपर की है, वो लिटरेसी रेट में आती है। लिटरेसी में आता क्या है कि कोई डिग्री वगैरह आती है? नहीं, आपको अगर आपके साइन करने आते हैं, पढ़ना आता है, लिखना आता है, लिखना और पढ़ना आता है, उसको हम लिटरेट बोल देते हैं इंग्लैंड, है ना। इंडिया में आपको लिटरेसी के लिए ऐसा नहीं कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आपको सिर्फ अगर पढ़ना आता है, लिखना आता है, भले आपने कोई क्लास वगैरह नहीं की हो, लिखना और पढ़ना आता है आपको, तो आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा, ठीक है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसका मतलब थोड़ा देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, है ना। इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अगर 14 से 15 साल की जो एज के बच्चे जो है ना, अगर इनको हम टोटल ले लें, टोटल बच्चों को ले लें, और इतने बच्चों में से स्कूल कितने जा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस कितने लोग लगवा रहे हैं, उसके जो रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, उसके रेशियो को हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोल देते हैं, कि वो कितने जो लोग हैं वो जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये जो मिड डे मील चली थी ना, क्यों चलाई गई थी, इसके पीछे का रीजन क्या था? अगर थोड़ा सा लॉजिक देखोगे तो यहाँ पे होता क्या है, जो गरीब बच्चे होते हैं, पहली बात तो उन्हें खाने का इशू होता है, भाई लंच वंच करना होता है, तो खाने के लिए जब उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, पौष्टिक खाना मिलेगा, तो उसके बहाने वो स्कूल भी आएंगे, स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और ये एज ग्रुप कौन सा लिया गया? 14 और 15 साल के बीच के बच्चों, है ना। इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इतने साल तक के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन का रेशियो निकाल के, मतलब उस एज ग्रुप का जो टोटल रेशियो है, टोटल पॉपुलेशन जो है बच्चों की, उसमें से स्कूल कितने अटेंड कर रहे हैं, उस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो बोल देते हैं। अब ये क्या शो करता है? तो भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो एजुकेशन जो
फील्ड है किसी भी देश का, एजुकेशन सेक्टर जो है वो कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है, वो इस चीज को दिखाता है ना, वो इस चीज को जो है यहाँ पर दिखाता है। ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दे रखा है, डेटा आप इज समथिंग, है ना, कि आप खुद ही जो है कंक्लूड कर सकते हो क्या चीजें नहीं है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है 2018-19 का, यहाँ पे आया है कि पर कैपिटा इनकम आप देखोगे कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू दो कि केरला ज्यादा है ना। तो मैंने बोला था देखो पैसा सब कुछ नहीं होता। आप देखोगे एचडीआई के मामले में केरला नंबर 1 पे है, लेकिन इफ यू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम, सो पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन केरला, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो, है ना। बिहार की हम बात करूं, बिहार की तो बहुत ज्यादा कम है, एचडीआई में सबसे नीचे बिहार ही आता है, बिहार, उड़ीसा, ये कुछ जो स्टेट्स है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करोगे तो केरला की देखो 10 है, और मतलब 1000 में से 1000 बच्चे, मैं पेन चेंज करता हूं, 1000 में से 10 बच्चे एक साल क्रॉस करने से पहले जो पे उनकी डेथ हो गई, है ना। लेकिन ये रेशियो आप देखो 3 टाइम्स है कहां पर, हरियाणा में। बिहार में तो और भी ज्यादा 35। तो ये चीज है, अगर भाई भले ही आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि और भी जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी आपके देश में। लिटरेसी रेट की बात करो यार, 82% है हरियाणा का, 62% है बिहार का, लेकिन अगर आप देखोगे 94% है केरला का। और केरला का ये जो डेटा है ना, ये तो बहुत बात का डेटा है, मतलब ये तो 2013-14 का है, 2013-14 का। अगर आप आज 10 साल कंपेयर करोगे तो 98% जो लोग हैं केरला में पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनकी स्टेट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा खासा काम किया है एजुकेशन पर, हेल्थ पे। ठीक है, चलिए अब जैसे ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया मैंने, है ना। ये जो हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, जितनी भी चीजें पढ़ी, जितने भी क्राइटेरिया देखे हैं, वो हमने पूरा एग्जैक्टली सब कुछ हमने उसमें पढ़ लिया है। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो एचडीआई निकालती है ना। इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट येट इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ level of development. Human development reports published by UNDP compares countries based on the education level of the people, their health status and the per capita income. Except per capita income, they also conclude the various other factors as well. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई देखो इनकम के अलावा भी और सी भी चीजें होती हैं। जैसे इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई आपको, बीएमआई। जैसे बीएमआई आप कैलकुलेट करते हो, बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हो? तो बीएमआई में आपका जो टोटल वेट होता है किलोग्राम्स में, उसको आप डिवाइड करोगे अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बीएमआई मिल जाएगा। अब इसको बीएमआई शो क्या करता है कि आप जो है पोषित हो, कुपोषित हो, यानी कि है ना, फुल्ली अंडर नरिश्ड हो या फिर नरिश्ड हो आप, तो 18 से 25 के बीच में जो आपका बीएमआई आता है वो बताता है कि हाँ आप परफेक्ट हो, आप हेल्दी हो। 25 से ऊपर आता है तो आप ज्यादा ओवर हेल्दी हो, मतलब आप जो है थोड़ा सा हेल्दी ज्यादा हो, मतलब इतना ज्यादा ठीक नहीं। 18 से नीचे आता है तो अंडर नरिश्ड में आता है। तो ये सारी चीजें जो है बीएमआई बताता है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है कि किसी भी कंट्री में कितनी एवरेज एक यहाँ पे एज है, लोग कितना जी रहे हैं। तो जब जहां पर लोग ज्यादा जी रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है वहां पॉल्यूशन कम होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी, वहां पे लोगों की हेल्थ जो होगी वो काफी अच्छी रहती होगी। तभी तो जैसे आप मैं बात करूं जापान की अगर मैं बात करूं, जापान की जो एवरेज जो वहां पे एज है ना वो 82 है, 80 से ऊपर है शायद। तो वहां पे आप देखोगे नॉर्मली वहां पे 85 साल के, 95 ईयर्स, 85 ईयर्स के लोग मिल जाएंगे आपको, 100 से ऊपर के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रीजन क्या है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है उनका, है ना। ये सारी चीज होगी। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया तो ये जो अगर इस पूरे इंडेक्स की मैं बात करूं तो इंडिया से आगे कुछ हमारे एशिया के देश हैं, जैसे श्रीलंका की हम बात करें, पाकिस्तान भी कुछ मामलों में हमसे आगे है। तो इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह जाता है कुछ चीजों में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो 2014 की दिखाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पे इंडिया जो है, देखो यहाँ पे इंडिया से आगे कौन है, देखोगे ना, इंडिया से आगे श्रीलंका है। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, इसको हम बाद में पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है ना। अभी ये देखो इंडिया की जो ये जो ग्रॉस जीएनआई दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 5250, और एज कंपेयर टू श्रीलंका 9250। पाकिस्तान का कम है हमसे, है ना। बाकी हमसे आगे कौन है, श्रीलंका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हम देखें तो श्रीलंका के 74 है, इंडिया के 66 है ना। और यहाँ पे नेपाल भी हमसे आ गया है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नेपाल भी हमसे आ गया। लिटरेसी रेट की हम बात करें तो श्रीलंका का 91% है, इंडिया का 62% था, है ना। ये 2005-12 का डेटा है। लेकिन अभी की हम बात करें तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 78% है। आज की डेट की हम बात करें 78% इंडिया की लिटरेसी रेट, ठीक है ना। चलिए एचडीआई रैंकिंग की हम बात करें तो ये जो डेटा है ना 2012 का, इसमें हम 135th पोजीशन पे थे। और आपको लगता होगा हम इंप्रूव हो गए हैं, नहीं, हम इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, वही पोजीशन है हमारी अभी भी। आज 2024 की हम बात करें, आज से लगभग 10-20 साल हो गए हैं, आज भी हमारी एचडीआई में हमारी जो रैंकिंग में सुधार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है ना। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ।
है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज लाइफ होती है, जब आप कोई भी इंसान पैदा हुआ मरेगा तो उसके बीच का जो लाइफ टाइम जो होता है, एवरेज जो टाइम है, कौन कितना जो जी रहा है, उसके बारे में बात की जाती है किसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। बॉडी मास इंडेक्स, मैंने बॉडी मास इंडेक्स आपको बता दिया है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं करना आपको जो है अपनी बॉडी का वेट किलोग्राम्स में ना उसे डिवाइड करना है हाइट को मीटर स्क्वायर में, तो आपको बीएमआई मिल जाएगा। बीएमआई शो क्या करता है, आपकी हेल्थ को शो करता है ना। 18 से 25 के बीच में जो आता है ना, वो बिल्कुल सही है, आप हेल्दी हो। उससे कम आता है, आप अंडर नरिश्ड हो। आप 25 से ऊपर आ रहा है तो भाई आप ज्यादा ही ओवर नरिश्ड हो। ठीक है ना, तो 18.5 से कम है तो यहाँ पे, और 25 से ज्यादा है तो वो जो पर्सन जो है वो उसका ओवर वेट है, ज्यादा ही नरिशमेंट मिल गया है उसको। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, अब यहाँ पे थोड़े से बात कर लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, मतलब जो लोग जो हैं, देखो हर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। अब सोच के देखो, हर किसी के पास कार नहीं होती और किसी को बहुत ज्यादा ही दूर जाना है, 2000 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो ऑब्वियसली बात है कार में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा या फिर प्लेन में जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई एक नॉर्मल इंसान ट्रेन को या फिर प्लेन को खरीद सकता है खुद के पैसों से? तो ये कौन मुहैया करवाता है? सरकार, ऑब्वियसली बात है सरकार करवाती है, या फिर बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब ही वही होता है कि जो पब्लिक जो होती है वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो फैसिलिटेट करती है अपनी जनता को, अपनी उनकी जो पॉपुलेशन है उनको, तो उसको हम पब्लिक फैसिलिटीज में काउंट कर देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना। एजुकेशन सिस्टम में हम जैसे सरकारी स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इनकी हम बात कर लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, अब भाई हर कोई जो है फोर्टिस जैसे या फिर मैक्स जैसे हॉस्पिटल में अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपए की पर्ची कटती है। ये सारी चीजें क्या है, ये पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो सरकार अपने जनता को, जो आम जनता या फिर गरीब जनता जो है उसको प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, उसी की बात करी जा रही है यहाँ पर। मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। मतलब आपकी जेब में जो पैसा है ना, उससे आप हर एक गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। अब भाई पैसा ही सब कुछ थोड़ा होता है, मतलब जो मटेरियल चीजें हैं, कितना ही पैसा आप लगाओगे, आप पूरी ट्रेन खरीद लोगे क्या, या पूरा एरोप्लेन खरीद लोगे आप? हर कोई नहीं खरीद सकता ना, हर किसी के पास प्राइवेट जेट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कौन मुहैया करवाएगा? सरकार। सो एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब होता क्या भाई, जैसे आप जा रहे हो, अब हर किसी के पास कार नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है किससे जाओगे, बस से जाओगे। अब बस में क्या होता है, बस में बहुत सारे लोग कलेक्टिवली बैठे होते हैं, तो भाई जब बस में लोग बैठे होते हैं तो आपसे ऐसा थोड़ा ना पूरे बस का ही किराया लिया जाएगा। वो पूरे बस का जो किराया होता है डिवाइड हो जाता है, 50 लोग बस में बैठे हैं तो वो किराया जो है 50 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो 200, 250, 300 रुपए में आप पहुंच जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। आपको लंबा सफर तय करना है तो हमें वही बात हो रही है ना। तो यहाँ पे फिर से पढ़ के देखो, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, मतलब एक बेस्ट और सस्ता काफी तरीका जो है वो है कि हम किसी भी चीज को ना कलेक्टिवली प्रोवाइड करें। जैसे जो पावर हाउस जो होता है, बिजली घर जो होता है, वो आपके लिए खोला जाता है क्या? वो तो भाई पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे आपके जो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट में लोग रह रहे हैं उनके लिए खोला जाता है। और वो जो बिजली का बिल है वो सब में डिवाइड हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जो जितनी यूनिट्स यूज करेगा उसके बीच में जो है वो बिजली का बिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, सिंपल इज दैट। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो भाई मेट्रो बनवाई है ना, अब हर कोई ऑफिस डेली कार से थोड़ा ना जाएगा, और फिर ट्रैफिक कितना हो जाता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या बना दी, मेट्रो बना दी। ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो ये मैंने ऑलरेडी डेटा बता दिया आपको कि केरला की हम बात करें, हैज लो infant mortality rate in some state the public distribution system function well। अच्छा, ये public distribution system होता क्या है, तो वैसे हम ये आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ऐसा आपने देखा होगा कि जो सरकार होती है ना, वो एमएसपी पे हमसे क्या ले लेती है, फूड वगैरह ले लेती है, ग्रेन्स वगैरह, और उसको क्या करती है, उसको जो है ये जो एक ऐसा जो चंक है हमारी पॉपुलेशन का जो काफी गरीब है, जो काफी पुअर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है लो प्राइस। जैसे आपने देखा होगा राशन कार्ड जो होते हैं, जो बीपीएल वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, बेसिकली उन लोगों में उन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है, चीनी को। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, है ना। राशन कार्ड जो होता है, राशन कार्ड बनता है, गरीब लोगों का बनता है, और इसमें सरकार जो होती है वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके थ्रू जो है वो ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाती है एट अ वेरी लोएस्ट प्राइस, जिनको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 4 रुपए 5 रुपए किलो आपको चावल मिलेंगे, गेहूं मिलेंगे, तो ये होता है पीडीएस। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, कुछ स्टेट्स का पीडीएस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब होता क्या है, कई जगह बहुत ज्यादा ब्राइब चलती है, घूसबाजी चलती है भाई, है ना, बहुत ज्यादा करप्शन बहुत चलता है, लेकिन कई स्टेट्स में ये जो पीडीएस सिस्टम जो है उसको इंप्रूव भी किया गया है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। और लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, जब डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ना हो कि सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल का मतलब ही क्या होता है, टिका रहने वाला।
और लंबे टाइम तक चलने वाला। अब हुआ क्या कि हमने डेवलपमेंट के चक्कर में ना और सारी चीजें भूल गए, हम अपने एनवायरमेंट को भूल गए, हम अपनी जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसको हम भूल गए कि भाई ये जो अर्थ है इसका जो टेम्परेचर है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। और हम इतने सेल्फिश हो गए कि हमने जो अपने मतलब के लिए है ना, हमने अपने रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट करना शुरू किया कि भाई आज एक ऐसा टाइम आ गया कि भाई इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें हुआ क्या भाई, हमने डेवलपमेंट के चक्कर में किया। तो यहां पे बोला जा रहा है साफ साफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात आती है तो इट्स मींस कि भाई अगर हम जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए करें, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस तरीके से है ना, उस तरीके से वाइजली हम यूज करें कि हम अपनी फ्यूचर जो नीड्स हैं उसको भी पूरा कर पाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं और हम अपने इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट ना करें। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम इतने सेल्फिश ना हो जाएं कि हम अपने एनवायरमेंट को भूल जाएं। क्योंकि भाई ऐसा बोला जाता है ना कि इंसान जो थे इनका जीवन जो झोपड़ी से गुफाओं से शुरू हुआ है, खत्म भी उसी पे होगा। तो अगर ऐसा चलता रहा तो सच में ये बात सच हो जाएगी, आज नहीं तो 200-300 साल बाद सच हो जाएगी। तो यहां पर वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है बात की जा रही है, पढ़ लेना, ठीक है ना, पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे यहां पर ग्राउंड वाटर की बात की गई है ना, ग्राउंड वाटर की। और ग्राउंड वाटर की जब बात की जाए तो अभी ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बैंगलोर की बात ना करूं। अभी आपने हाल ही में न्यूज पढ़ी होगी बैंगलोर में, वहां पे जिन लोगों का फ्लैट 3-3, 4-4 करोड़ का है, सोच के देखो जिन लोगों का फ्लैट वहां पे जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छे पैकेज पे, वहां पे 3 से 4 करोड़ के इनके फ्लैट्स हैं, वो लाइन लगा के बाल्टी लेके खड़े हुए हैं पानी के लिए, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और आसपास पानी की भी इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है वहां पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बैंगलोर की बात कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे इंडिया में कॉन्टिन्यूसली जो ग्राउंड वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर होता है, वो कम हो रहा है। पूरी दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली का ग्राउंड, जितनी भी मेट्रो सिटीज है इनका ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो चुका है पूरा। और हम क्या करते हैं, हम जो है यमुना जी का पानी जो है, गंगा जी का पानी जो है, उसको फिल्टर करके वो पानी को यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। हम जहां पर पानी इतना यूज करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जो है हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। नियरली 1/3 ऑफ कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। ओवर यूजिंग मतलब हमें जितना जरूरी होता है उतना ज्यादा हम यूज करते हैं, यही तो दिक्कत है हमारी, ठीक है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन। तो यहां पे होता क्या है, हम बात करें पंजाब की। पंजाब एक ऐसा रीजन है जो कि काफी एक एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। वहां पर जो है एग्रीकल्चर बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम और है। वहां पे प्रॉब्लम क्या, ओवर इरिगेशन की। वहां पे जितना पानी इस्तेमाल किया जाना है उससे कई गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल हो जाता है। इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है, प्लस इससे जो हमारा सॉइल जो है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। जब तुम एक जगह को इतना ज्यादा पानी डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर के जो मिनरल्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वहां पे वही बात हो रही है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड अप रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पे इन सबको इसने ले लिया कि भाई जो जहां पर ये जो हार्ड प्लेट्यूज वगैरह जो है, जैसे आप साउथ में आओगे थोड़ा सा नीचे डेक्कन प्लेट्यू वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा पानी की प्रॉब्लम आती है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ग्राउंड वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। देखो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब होता क्या है, जैसे पानी जब आता है ना, बारिश होती है तो ये पानी जो है नीचे चला जाता है और यही पानी जो है बार बार रिन्यू होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को इतना पॉल्यूट ही कर दिया है कि जब पानी वो नीचे जाता है ना, नीचे वो पॉल्यूट हो जाता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में ऐसा नहीं है ग्राउंड वाटर है नहीं, ग्राउंड वाटर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई ये है कि वो ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं, वो किसी काम का बचा ही नहीं है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन ही ज्यादा है। जगह जगह सड़क बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो ग्राउंड वाटर जमीन में जाएगा कैसे, जमीन जब तक मिलेगी नहीं उसको, और जमीन मिल भी जाएगी तो वो तो पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जमीन ही हमने पॉल्यूट कर दी है। समझ में आ गया। थोड़ा सा ना लॉजिक तो जाया करो, है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन द इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम abroad because they do not have their enough stocks for their own. If price of oil increases, this become a burden for everyone. So there are countries like USA which have low reserves and hence wants to secure oil through military or economic power. तो यहाँ पे तेल की बात हो रही है। देखो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका को जैसे तेल चाहिए तो उन्हें पता है, देखो तेल सब कुछ है। आज के टाइम पर ये चीजें जो है थोड़ा तेल पे डिपेंडेंसी कम हो रही है, जब तक ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। यहाँ पे वही बात की जा रही है, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें देखो, हमारे पास इतना तेल रिजर्व है नहीं, हमारे पास इतने ऑयल के रिजर्व है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम जो मिडिल ईस्ट से ऑयल मंगाते हैं, हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स नहीं है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो उनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। भाई यूएस क्या करता है, यूएस को जहां जहां ऑयल मिला वहां उसने भाई पूरा मिडिल ईस्ट जो है आपस में क्यों लड़ रहा है, उसके पीछे का कारण ही यूएस है, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो रिजर्व्स की हम बात करें, मिडिल ईस्ट की हम बात करें, 808,000 मिलियन बैरल रिजर्व है किसके पास, मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये मिडिल ईस्ट के ही तो पार्ट है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें 44, है ना। और पूरे वर्ल्ड की बात, पूरे वर्ल्ड का ज्यादा जो चंक है ना वो कहां पर है, वो मिडिल ईस्ट में ही है। तो भाई लड़ाई किसके पीछे, पेट्रोल के पीछे।
अब आप देखोगे धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम भी होती जा रही है, क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना। लेकिन मैं अभी जो है टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। चलिए, है ना। अब ये जो चैप्टर था वो इतना ही था। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई है ना। तो भाई अगर सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज यार इसको अवेल करो। 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट जो भी प्राइस होंगे 50% ऑफ हो जाएंगे। आपको मेरा कूपन कोड AP05 जो यूज करना है। बाकी तो आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप सारी जो चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। गुड बाय, टेक केयर।